नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में आखिरकार जंग के मैदान में क्या कुछ चल रहा है, कहां क्या हलचल है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग में फिलहाल सीज फायर जो जारी है उसके बारे में। अमेरिका और ईरान की तोपें फिलहाल खामोश है, लेकिन जंग खत्म होने के आसार अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने की कोशिशों में मध्यस्थ देश जुटे हुए हैं, लेकिन दोनों की शर्तें एक दूसरे को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और यही जिद दुनिया को एक और जंग की आग में झोंकते हुए दिख रही है। इन सब के बीच में दोनों ही पक्षों की सेनाएं तैयार है। अमेरिका और ईरान की सैन्य तैयारी पुख्ता है, साथ ही एक दूसरे पर जुबानी तीर भी चलाए जा रहे हैं। धमकी और चेतावनियों का सिलसिला भी जारी है। आज हम आपको दोनों देशों के बीच हालात और तनाव के बारे में डिटेल रिपोर्ट समझाएंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि जान का बदला जान, आखिरकार ईरान का नया फैसला क्या है, क्योंकि कुछ इसी तर्ज पर अब ईरान काम करते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी। इसी के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, जबरदस्त उसका नुकसान भी किया। इजराइल में भी भारी तबाही लाई और अब ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। आज हम आपको ईरान के उस कदम से भी रूबरू करवाएंगे। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में जबरदस्त तबाही हुई। ईरान के जर्रे जर्रे पर बारूदी दस्तखत मौजूद है। इजराइल में भी भारी तबाही हुई है और इजराइल ने लेबनान पर जो भारी अटैक किए, लेकिन इन सब के बीच में अब इजराइल की मंशा साफ नजर आने लगी है। सवाल ये कि क्या बॉर्डर पार करते करते इजराइल बॉर्डर बदलने की तैयारी कर रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में अब ग्रेटर इजराइल का सपना सच होगा? आज हम आपको इस बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ, जहां रूस से चीन की रणनीतिक साझेदारी पर पुतिन की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि चीन को बिना बाधा के ऊर्जा आपूर्ति जारी रहेगी। रशियन प्रेसिडेंट चीन के दौरे पर गए हुए हैं, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि चीन को बिना किसी भी बाधा के ऊर्जा आपूर्ति जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट का वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ा है, ये उन्होंने माना है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव भी बढ़ा है, ये भी पुतिन ने माना है। पुतिन चीन के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। दोनों के बीच में कई सारे समझौते भी हुए हैं। इस दौरान उन्होंने लेकिन ये कहा है कि ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो हम चीन को करने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर लगातार दबाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से वैश्विक तेल बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन चीन को बिना बाधा के ऊर्जा आपूर्ति हम जारी रखने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ऊर्जा, रक्षा, इसके साथ साथ कई मुद्दों पर समझौते हुए, तो बातचीत भी यूक्रेन से लेकर के ईरान तक की जंग पर की गई है। ये एक महत्वपूर्ण दौरा इस लिहाज से है कि दोनों ही देशों की दोस्ती को 25 साल हो गए। 25 साल की ये साझेदारी, और इस दौरान पुतिन का वहां पर जाना सीधे सीधे ये दर्शाता है कि दोनों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स की विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को घायल हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। अहमदीनेजाद आवास पर हमले में घायल हुए हैं, ये दावा है। इजरायली हमले में घायल होने का दावा किया गया। सार्वजनिक रूप से अहमदीनेजाद नजर नहीं आए हैं, ये बड़ा दावा कर दिया गया है। हालांकि ये दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जो कल तक बयान देते हुए नजर आ रहे थे, हमने उनके बारे में आपको बताया भी था कि वो भी घायल हुए हैं। अब यही रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद घायल हुए हैं और उनके आवास पर जो हमला हुआ था उसमें वो घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ इजरायली हमले में घायल होने का जो दावा किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, उसके बाद कहीं पर भी पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद नजर नहीं आए हैं, इसलिए इसे और ज्यादा पुख्ता माना जा रहा है। दो तस्वीरें हैं, एक वैश्विक मंच से एक अलग संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में एक के बाद एक नेताओं के घायल होने की या तो खबर आती है या फिर उनके नहीं रहने की खबरें आती है। इन सब के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी घायल है, और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि पूर्व राष्ट्रपति घायल है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही खबर कही है कि पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद घायल है और वो किसी भी सार्वजनिक
मंच पर मौजूद नहीं रहे हैं। वहीं ईरान पर संभावित हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताती हूं कि पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के पक्ष में ट्रंप के सहयोगी नजर आ रहे हैं और स्ट्राइक का मकसद ईरान पर दबाव बनाना है, लेकिन ये लिमिटेड हो। जल्दी यूएस इजराइल एक बड़ा हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है, वो बता रही है मीडिया रिपोर्ट्स कि किस तरीके से जो स्ट्राइक के पक्ष में लोग हैं, ट्रंप के सहयोगी हैं, उनका कहना है कि स्ट्राइक का मकसद ईरान पर दबाव बनाना होना चाहिए, लेकिन ये ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यूएस इजराइल जल्द ही एक बड़ा हमला कर सकते हैं। 48 से 72 घंटे का अल्टीमेटम एक बार फिर से ईरान को दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि 48 से 72 घंटे के भीतर कभी भी हम बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे थे कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के कहने पर वो पीछे हट गए हैं, वो हमला नहीं कर रहे, लेकिन एक बार फिर से उनकी तरफ से एक धमकी आ गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मात्र 48 घंटे से 72 घंटे के भीतर भीतर हम एक बड़ा हमला करेंगे। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ईरान ने अब जो रक्षा मसौदा तैयार किया है समझौते के लिए, उसमें उसने ये कहा है कि ठीक है, हम परमाणु कार्यक्रम को लिमिटेड करने के लिए तैयार है, बावजूद इसके जंग की तैयारी अमेरिका की तरफ से। वहीं यूएई सरकार का इराक की ओर से ड्रोन हमला करने का दावा सामने आया है। यूएई सरकार कह रही है कि इराक की तरफ से ड्रोन से हमला उनके ऊपर किया गया है। यूएई सरकार ने 48 घंटों में 6 और ड्रोन रोकने का दावा कर दिया है। बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हमले रोकने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। ये वो ऊर्जा संयंत्र है जिस पर पिछले दिनों हमला किया गया था ड्रोन के माध्यम से, और इसे लेकर के नाराजगी हर जगह देखने को मिली थी, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगर इसमें से रेडिएशन लीक होता तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और आधा एशिया उसकी जद में जरूर से आता। तो यूएई सरकार ये बता रही है कि ईरान अभी भी उस पर हमले करते जा रहा है, भले ही वो इराक की तरफ से ड्रोन भेज रहा है, लेकिन यूएई सरकार ये भी मान रही है कि वो उन ड्रोनों को रोक पाने में सक्षम है और उसने 48 घंटे में 6 ड्रोनों को रोक भी दिया है। जो बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके पास हमले करने की कोशिश और साजिश थी, लेकिन उसे रोक दिया गया है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। एक तरफ अमेरिका है जो कि तैयारी कर रहा है कि 48 से 72 घंटे के भीतर भीतर ईरान पर बड़ा हमला करेगा, लेकिन ट्रंप के सहयोगी ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमला करिए, लेकिन लिमिटेड स्ट्राइक करिए, सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए हो, ना कि अमेरिका इससे आहत हो जाए, अमेरिका के जो हथियार है वो खत्म हो जाए। ऐसी कोई भी जंग अब मत छेड़िए। पेंटागन बार बार ये कह रहा है कि उनके पास हथियारों की कमी हो गई है, और जेडी वेंस ने एक पूरी मीटिंग के दौरान इस बात को लेकर के पेंटागन को फटकार लगाई थी कि आप सच सच बताइए कि अभी आपके पास कितने हथियार और कितने हथियारों की कमी है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल को भी ईरान के भीषण पलटवार का अंदाजा नहीं था। ईरान ने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों की सोच से भी ऊपर जाकर के पलटवार कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों को भी भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गए और इजराइल में जबरदस्त तबाही हुई है, और अब एक बार फिर से ईरान ने भारी पलटवार की चेतावनी दी है। अब आपको बताती हूं कि ईरान का इशारा किस तरह के हमले से है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। शुरुआत में ही उन्हें अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के रूप में बड़ी कामयाबी मिली। ट्रंप और नेतन्याहू को लगा कि अब ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान ने दुगनी रफ्तार से पलटवार किया। जैसा कि युद्ध के पहले की आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक करके दुनिया भर की टेंशन बढ़ा देगा, ईरान ने ठीक वैसे ही किया। ईरान ने हॉर्मुज़ में सी माइंस बिछा दी, जहाजों को गुजरने के लिए IRGC की इजाजत लेना जरूरी कर दिया, और अब तो ईरान ने बाकायदा एक संस्था बना दी है जो हॉर्मुज़ का मैनेजमेंट देखेगा। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब उनकी धमकी के जवाब में ईरान ने ऐसा हमला बोला जिसके बाद ग्लोबल तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा पैदा हो गया। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब केवल जुबानी जंग तक सीमित नहीं रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की धमकी दी,
तो ईरान की सेना ने खुली चेतावनी दे दी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो हॉर्मुज में सिर्फ जहाजों को रोकने या उन पर टोल टैक्स वसूलने जैसे छोटे मोटे कदम नहीं उठाने वाला। बल्कि वो सीधे एक बड़ा कांड करने की फिराक में है। ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमले की हिमाकत की तो नए मोर्चे खोले जाएंगे, जिससे दुनिया की बची कुची तेल सप्लाई बेहाल होना तय है। ईरान की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमानिया ने कहा कि अगर दुश्मन इतना बेवकूफ है कि वो दोबारा इजरायली जाल में फंसकर ईरान पर हमला करता है तो उसके खिलाफ नए हथियारों और बिल्कुल नए तरीकों के साथ कई नए मोर्चे खोले जाएंगे। माना जा रहा है कि ईरान का यह नया मोर्चा ही दुनिया के लिए सबसे बड़ी आफत हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा निशाना दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल सप्लाई लाइन पर हो सकता है। जानकार मानते हैं कि ईरान अब टोल टैक्स लगाने या जहाजों को डराने की पुरानी रणनीति के साथ साथ कई और बड़े काम कर सकता है। उनका मानना है कि अगर युद्ध छिड़ा तो ईरान होर्मुज को पूरी तरह चूक कर सकता है। इसके अलावा समंदर के नीचे काम करने वाले सीक्रेट सुसाइड ड्रोन्स और आधुनिक एंटी शिप मिसाइल्स के जरिए ईरान पूरे होर्मुज को नो गो जोन बना सकता है। यानी सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से निकलने वाली बची कुची तेल सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी और दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि ईरान सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने सबसे बड़े हथियार यानी प्रॉक्सी संगठनों को पूरी तरह एक्टिव कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक, सीरिया के शिया उग्रवादी गुट ईरान के इशारे पर काम करते हैं। ईरान ने साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा कि वो इस बार नए इक्विपमेंट्स और नए तरीकों का इस्तेमाल करेगा। इसका सीधा मतलब साइबर वॉरफेयर। अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर समंदर के नीचे से काम करने वाले सीक्रेट सुसाइड ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के इस्तेमाल से है। ईरान ने अमेरिका को नए हथियार और नए तरीके से हमला करने की चेतावनी दी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान का इशारा साइबर हमले से हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी ईरान समर्थित साइबर ग्रुप्स अमेरिका पर हमले कर चुके हैं। अब आपको उसके बारे में जानकारी देती हूँ। अमेरिका पर ईरान का साइबर हमला पहले ही हो चुका है। उसकी तरफ ही ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। अमेरिकी गैस स्टेशन ईरान के इशारे पर काम करने लगे थे। दूसरी तरफ अमेरिका में गैस स्टेशन के फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक इन हैकर्स की तरफ से, ईरानी हैकर्स की तरफ से किया गया। ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी एटीजी सिस्टम में भी सेंध लगाई थी। अमेरिका में गैस रिसाव का संकट इसकी वजह से मंडरा गया था। ईरान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ईरान अपने घर में बैठ करके अमेरिका में तबाही ला सकता है अपने प्रॉक्सी और इन जैसे हैकर्स के माध्यम से। जंग के दौरान ईरान अमेरिका को दहला सकता है। अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है। जब उनके आवाज तक, जेडी वेंस के आवाज तक कोई ड्रोन उड़ते उड़ते पहुंच सकता है तो ईरान कुछ भी कर सकता है। अमेरिकी सैनिकों का निजी डेटा लीक होने का दावा तक किया गया जब ये सारी खुफिया जानकारियां ईरान के पास आई। ईरानी हैकर समूह हंडाला ने अमेरिका पर यह साइबर अटैक किया था। अमेरिकी मेडिकल कंपनी स्ट्राइकर पर भी साइबर अटैक किया गया था इन हैकर्स की तरफ से। तो ये सब कुछ हो रहा था। अमेरिका पर ईरान ने साइबर हमला जिस तरीके से किया, उसके बाद ईरान तो ये मजबूत अपने आप को खड़ा हुआ दिखाता है, लेकिन अमेरिका का क्या, जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन उसकी बड़ी ताकत माने जाते हैं। ईरान के लिए प्रॉक्सी संगठनों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने तब तक सीज फायर के दौरान हॉर्मुज पर हमले बंद नहीं किए जब तक लेबनान में सीज फायर का ऐलान नहीं हो गया। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान प्रॉक्सी गुटों के जरिए हमले तेज कर सकता है। अब आपको ईरान के प्रॉक्सी संगठन के बारे में भी जान लेना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह आखिरकार है कहां पर। तो इराक, लेबनान, यमन, गाजा, यहां पर प्रॉक्सी संगठन इनके एक्टिव है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के पास करीब 2.5 लाख लड़ाके हैं और प्रॉक्सी संगठनों के पास अरबों का फंड है, बड़े हथियार हैं। ईरान की ओर से ये हथियार इन्हें मिलते हैं। ट्रेनिंग हो, फंड हो या फिर सपोर्ट हो, सब कुछ ईरान इन्हें उपलब्ध करवाता है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन अक्सर ईरान के पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों के लिए भी मुसीबत बने रहते हैं। सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो, कई जगह पर ईरान के प्रॉक्सी गुट हमला कर चुके हैं। अब आपको इसके बारे में भी समझाती हूं। इराक में कताइब,
हिजबुल्लाह, असैब अहमद अल हक को ईरान का समर्थन है। आतंकी संगठनों ने खाड़ी देशों पर ड्रोन अटैक किए, सऊदी अरब के यानबू ऑयल हब पर अटैक किए, पूर्वी इलाके में मौजूद तेल ठिकानों पर भी हमले किए, बहरीन, कुवैत और यूएई पर भी अटैक किए गए। इराक में कुवैत के कॉन्सुलेट और यूएई के दूतावास पर भी हमला किया गया है। अब आपको दुनिया भर में फैले ईरान के प्रॉक्सी संगठन के बारे में विस्तार से समझाते हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन कहां पर हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हिजबुल्लाह की, क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा तेज होती है। ईरान का सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी भी है हिजबुल्लाह, और ये लेबनान में सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो अपनी पार्टी तक बनाकर, राजनीतिक पार्टी बना करके बैठा हुआ है, चुनाव लड़ता है, लेबनान की सियासत में अहम भूमिका निभाता है हिजबुल्लाह। ईरान से इसे मिसाइल्स और हथियार मिलती है, फंडिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है। गाजा में सक्रिय फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास पर भी ये आरोप लगते हैं कि वो सपोर्ट प्राप्त ईरान से ही करता है। ईरान से वित्तीय और सैन्य मदद मिलने की खबरें लगातार आती रहती है। हूती यमन में मौजूद है, यह सशस्त्र लड़ाकों का गुट है और इन्हें भी फंडिंग और सपोर्ट इन्हीं की तरफ से दिया जाता है, ईरान की तरफ से। लाल सागर में जहाजों पर ये अक्सर हमले करते रहते हैं। इजराइल हमास युद्ध के दौरान तो खास तौर पर हिजबुल्लाह और हूती की भूमिका देखी भी गई थी, तो ये हमले यहां पर करते रहते हैं। सऊदी अरब के खिलाफ एक्टिव रहते हैं हूती, यमन में रह करके ये अपना सारा कुछ तामझाम चलाते हैं। लाल सागर में इनका काफी प्रभाव माना जाता है। इसके बाद आता है इस्लामिक रेजिस्टेंस, कताइब, हिजबुल्लाह और नुजावा जैसे गुट इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले इन संगठन की तरफ से, इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से किए जाते हैं। तो ये है वो तमाम संगठन। अब खबर यह है कि ईरान पर कार्रवाई को लेकर के जेडी वेंस का बयान एक बार फिर से सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूएस के साथ डील करना ईरानी लोग चाहते हैं। ईरानी मानते हैं कि परमाणु हथियार यूएस के लिए रेड लाइन है। अमेरिकी अच्छी नीयत से बातचीत करने के लिए तैयार है, जेडी वेंस की तरफ से यह कहा गया है। लेकिन जेडी वेंस खुद सिर्फ एक बातचीत के लिए टेबल पर आए। जब दोबारा से बातचीत के टेबल पर आना था तो उन लोगों को भेजने का प्रयास अमेरिका की तरफ से किया गया जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। कुशनर, विटकॉफ, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्तेदार हैं, और जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि अमेरिका बातचीत करने के लिए तैयार है, अच्छी नीयत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान कहता है हमें भरोसा ही नहीं है। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं भेजा जा रहा है तो हम किससे बातचीत करेंगे? जेडी वेंस का कहना है कि यूएस के साथ डील ईरानी लोग तो करना चाहते हैं, लेकिन ईरान का रुख, सरकार का रुख क्या है, ये जरा देखना होगा। ईरान से तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जंग को खत्म करने जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए मशहूर हो चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होने से ज्यादा। उनका कहना है कि 48 से 72 घंटे में हम बड़ा हमला करेंगे। फिर वो कहते हैं कि ईरान बहुत जल्द डील करना चाहता है और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जल्दी तेल की कीमतों में गिरावट होगी। डोनाल्ड ट्रंप ये तमाम बयान इसलिए भी देते हैं ताकि बाजार में सब कुछ वो अपने हिसाब से कर सके, और उनके बयानों की वजह से बाजार सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होता है। उन्होंने ये बयान दिया कि 48 से 72 घंटे में हम हमला करेंगे। तुरंत उनका एक बयान आता है कि ईरान के साथ बहुत जल्दी डील करेंगे और जल्दी तेल की कीमतों में गिरावट होगी। दुनिया भर में तेल का संकट गहराते जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठे हुए हैं। इसकी वजह से वो तेल लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, देशों तक पहुंच ही नहीं रहा है। और ये खुद अमेरिका का मानना है, सेंटकॉम का मानना है कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 79 जहाजों, कमर्शियल जहाजों को वापस भेज दिया या अपना रास्ता जबरन बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कह रहे हैं कि तेल की कीमतों में गिरावट आएगी क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द डील करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका भी इस वॉर से थका हुआ नजर आता है, जो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेल करके बैठा हुआ है। इसलिए वो खुद भी नहीं चाहता कि दोबारा से इस युद्ध में उतरे, ये जंग हो और फिर से सब कुछ तबाह हो जाए। मिडिल ईस्ट में जंग हुई, तबाही हुई, युद्ध विराम भी हुआ, लेकिन समझौते का प्रयास भी जारी है। दोनों ही पक्षों की सेना एक बार फिर से तैयार भी है। ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है कि ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो दोबारा से हमला कर सकते हैं। इन सब के बीच में अमेरिका से नए हमले की संभावित तारीखें भी आ गई हैं। कौन सी है वो तारीखें हमले की, जरा वो भी देख लीजिए।
अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता नहीं दिख रहा। अमेरिका और ईरान अपनी अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं और दूसरों की मांगों पर समझौते के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में समझौता होने की उम्मीद नहीं दिख रही। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों में ऐसी बातें कर रहे थे कि पूरी दुनिया को लगने लगा था कि ईरान का युद्ध दूसरे फेज में जा रहा है। हालांकि अचानक उनका मन बदल लेना भी कई सवाल खड़े करता है कि अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पर आ गया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर एक बार फिर से हमला करने वाला था। लेकिन सहयोगी देशों के कहने पर उन्होंने टाल दिया। हालांकि इस पर अमेरिका के सहयोगी देशों का कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें युद्ध न करना पड़े, लेकिन ईरान को एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है। उनका कहना है कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार या अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान को बड़ा झटका मिल सकता है। हालांकि ये एक सीमित समय के लिए होगा। ट्रंप के बयान से ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली बनाने के लिए है, परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए नहीं। ट्रंप ने कहा कि गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो पूर्ण विनाश हो सकता है। हालांकि ट्रंप ऐसी धमकियां पहले भी दे चुके हैं। वो अब तक सीजफायर की अवधि अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था कि ईरान के लिए वक्त निकला जा रहा है, बेहतर होगा कि वो जल्दी करें, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दोहराई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और ट्रंप का ये पूरा खेल क्या है? ईरान को अपना अंतिम प्रस्ताव दे सकता है अमेरिका, परमाणु प्रोग्राम बंद करने और हॉर्मुज खोलने की मांगे भी रख सकता है। संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग भी अमेरिका की तरफ से की जा सकती है और जवाब नहीं आने या प्रस्ताव नकारने पर हमला किया जा सकता है। अमेरिकी और इजरायली सेना संयुक्त हमले कर सकती है। ईरान के सैन्य ठिकाने, ऑयल फैसिलिटीज पर हमले की आशंका है। ब्रिज और पावर प्लांट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं, तो ये तैयारी उनकी तरफ से हो सकती है। अब आपको ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारियों के बारे में भी जान लेना चाहिए। अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्धपोत ईरान के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। उनके नाम भी अब मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो सबसे पहले खाड़ी में पहुंचा था जब युद्ध की आशंकाएं थी, अटकलें थी, तब उसे तैनात कर दिया गया था। ये अभी भी यहीं पर तैनात है, अभी तक यहां से कहीं गया नहीं है। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली, जो कि अपने साथ 10,000 मरीन कमांडो लेकर के आया हुआ है और अभी भी इसने नाकेबंदी के दौरान वहीं पर डेरा डाला हुआ है। यूएसएस न्यू ऑर्लियंस 1, 2, 3 के बाद 20 तक ये संख्या पहुंच गई है। अभी और भी कुछ नाम है। हॉर्मुज में जो अमेरिकी चक्रव्यूह तैयार किया गया है उसमें रशमोर का नाम भी है। ये तमाम ऐसे युद्धपोत हैं जिनमें कम से कम हर वक्त 50 से अधिक विमान तैनात रहते हैं, जो कभी भी हमला करने में सक्षम रहते हैं। यूएसएस रशमोर के अलावा त्रिपोली, अब्राहम लिंकन, मिलियस यहां पर तैनात है। तो ये है पूरा हॉर्मुज में अमेरिकी चक्रव्यूह। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी युद्धपोत ही नजर आ जाएंगे। यूएसएस नेवी की वॉरशिप्स यहां पर पूरे तरीके से तैनात कर दी गई है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां से कोई भी निकलने की कोशिश न कर पाए। इससे सिर्फ और सिर्फ ईरान का आर्थिक संकट गहराते जा रहा है, ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज का आर्थिक संकट नीचे चले जा रहा है। उसकी वजह है अमेरिका की नाकेबंदी। यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक की तैनाती यहां पर की गई है। यूएसएस पिकनी की तैनाती यहां पर की गई है। मिटशर की तैनाती यहां पर की गई है।
और कई सारे युद्धपोत तो वापस भी लौटाए गए हैं दुरुस्त करने के लिए। माइकल मर्फी की तैनाती भी यहां पर है। अब आप सोचिए कि जब इतने सारे वहां पर युद्धपोत तैनात रहेंगे, जॉन फिन भी वहां पर तैनात है, तो निकले कैसे कोई जहाज? राफेल पेराल्टा भी वहां पर तैनात है, कैनबरा भी वहां पर तैनात कर दिया गया है, बेनब्रिज। तो ये तमाम युद्धपोत है। थॉमस हडनर नाम खत्म होने के नहीं, 20 से ज्यादा युद्धपोत की तैनाती वहां पर की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक कई बार ईरान को धमकी दे चुके हैं, हालांकि वो अक्सर अपनी ही बातों से पलट भी जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की इन धमकियों की टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले धमकी 22 मार्च 2026। हालांकि ये तभी से शुरू हो गया था जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, धमकियां तब से शुरू हो गई थी, बयानबाजियां तब से शुरू हो गई थी, लेकिन वो बयान भी बदलते रहे। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और मार्च में उनके बयान आने शुरू हो गए। हम जीत गए हैं, हम जीतने वाले हैं, हम बस थोड़े ही दूर हैं, इस तरीके के बयान। अब मैं आपको बताती हूँ कि 22 मार्च 2026 को ट्रंप ने आखिरकार क्या कहा। ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी, पावर प्लांट और पुल उड़ाने की धमकी दे दी। 5 अप्रैल 2026 को क्या कहा गया? ईरान डील करे वरना पांचवा युग में भेज देंगे। क्या किया? सैन्य कार्रवाई टाल दी, डेडलाइन फिर से 5 दिन की और ज्यादा बढ़ा दी गई और अब तो अनिश्चितकालीन युद्ध विराम उनकी तरफ से किया गया। 9 अप्रैल को कहा ईरान की सभ्यता एक रात में खत्म कर देंगे। तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर। ईरान के साथ सीज फायर वेंटिलेटर पर है। 11 मई, अभी भी दोनों में सीज फायर लगातार जारी है, ये कभी भी टूट सकता है, वेंटिलेटर पर है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। 17 मई को कहा गया ईरान पर हमले से पहले की खामोशी है, कई देशों के अनुरोध पर हमने हमला रोक दिया है। कतर, यूएई, ओमान का नाम, वो सऊदी अरब का नाम जिक्र करते हुए नजर आए। ईरान पर हमले से पहले की जो खामोशी है, इसके लिए बाकायदा उनकी तरफ से पोस्ट किया गया था। डोनाल्ड जे ट्रंप एक ऐसे नेता जिनके बयान हर 6 घंटे के बाद बदल जाते हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल्स ईरान के सस्ते ड्रोन के वॉर से बर्बाद हो गई है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका खुद इस जंग से निकलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिका को इस जंग में आखिरकार कितना नुकसान हुआ है? सबसे पहले ये जानिए F-15E स्ट्राइक ईगल के बारे में। अमेरिकी सेना ने 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स गंवा दिए हैं। 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायर के दौरान मारे गए 3 जेट्स। हादसे में तीनों फाइटर जेट्स के पायलट हालांकि सुरक्षित रहे। 5 अप्रैल को ईरान ने चौथा फाइटर जेट मार गिराया। उसके बाद यूएस कांग्रेस में यह सब कुछ बताया गया है, वहां की संसद में यह सब कुछ बताया गया है। F-35A लाइटनिंग 2, अमेरिकी सेना ने एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट गंवा दिया। 19 मार्च को ईरान ने इसे मार गिराया था। A-10 थंडरबोल्ट 2, अमेरिका का एक A-10 थंडरबोल्ट 2 नुकसान में रहा। 3 अप्रैल को ईरान की फायरिंग के दौरान नष्ट हुआ था यह विमान और पायलट के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुआ। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर का क्या हुआ? अमेरिका को अपने 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर गंवाने पड़े, 5 को नुकसान हुआ है। 12 मार्च को 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हादसे का शिकार हो गए। इराक में क्रैश हुए थे ये विमान, सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई और दूसरे विमान की क्षेत्रीय बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी मिसाइलों का शिकार हुए 5 और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। 14 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर इस दौरान हमला किया गया था। E-3 सेंट्री अवाक्स विमान, इसमें अमेरिकी सेना का एक E-3 सेंट्री एवेस्कस विमान नष्ट हुआ। 28 मार्च को ईरान के हमले में यह नष्ट हो गया था और सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर हमले में इसे नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा MC-130 कमांडो 2, अमेरिकी सेना के 2 MC-130 कमांडो 2 नष्ट हुए। 5 अप्रैल को यूएस सेना ने खुद ही दोनों विमानों को नष्ट कर दिया। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये विमान खराब हो गए थे और विमान के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बचा लिए गए थे। ये तमाम डेटा यूएस की संसद में रखा गया है। दूसरी तरफ खबर यह है कि अमेरिका के ईरान पर संभावित हमलों के बारे में पेंटागन के अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर दी है। ईरान की ओर से करारा जवाब मिलने की आशंका है। ये चेतावनी पेंटागन की तरफ से जारी की गई है। ईरान ने यूएस एयरक्राफ्ट के पैटर्न का अध्ययन किया है। पैटर्न के आधार पर ईरान पलटवार कर सकता है, ये मीडिया रिपोर्ट्स भी दावा कर रही हैं। तो पेंटागन भी ये कह रहा है कि अगर हमने हमला किया तो हमें भी करारा जवाब मिलेगा।
और ईरान की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है उसके बारे में तो वो बार बार सबूत भी देते रहते हैं, बार बार वो वीडियो जारी करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां ईरान के अंदर हो रही है। और इसीलिए पेंटागन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ईरान की ओर से करारा जवाब मिलने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान ने यूएस एयरक्राफ्ट के पैटर्न का अध्ययन कर लिया है और पैटर्न के आधार पर ईरान पलटवार कर सकता है। ईरान एकदम करीब से यह समझने में लगा हुआ था कि अमेरिकी किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं और यही मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि तमाम टैक्टिक्स को ईरान अब तक समझ चुका है, सीख चुका है और वो पलटवार उसी लहजे में करने वाला है। वह ईरान पर हमलों की तैयारियों में यूएस इजराइल जुटा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। ये खबर आ रही है कि ईरान पर हमला करने की तैयारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। यूएस और इजराइल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सैन्य झड़प के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं और लंबी जंग के लिए भी तैयारियां इजराइल और यूएस की तरफ से की गई है। अब यही तो दिक्कत है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बस हम युद्ध खत्म करने वाले हैं, दूसरी तरफ तैयारियों को धार दे देते हैं और तीसरी तरफ आकर के कह देंगे कि बस 1 ही घंटा रह गए थे युद्ध से दूर, लेकिन हमने कुछ देशों की वजह से अपने कदमों को पीछे खींच लिया है। अब इन तैयारियों का आखिरकार मकसद क्या है? अगर युद्ध लड़ना ही नहीं है, सब कुछ शांत होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, तो फिर ये तैयारियां क्यों की जा रही हो? ये तैयारियां यूएस और इजराइल जो कर रहा है वो इराक में कर रहा है, इजराइल में कर रहा है और अरब कंट्री के तमाम बेसों पर एक बार फिर से अमेरिका अपनी तैयारियों को धार देने में लग गया है। पेंटागन जबकि आगाह भी कर रहा है कि अगर हमला किया गया तो वहां से भी जवाब मिलेगा और यही पहले भी कहा गया था, तमाम रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि ईरान के साथ युद्ध लड़ने का यह बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है, वरना ईरान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया भी गया है। जो ये अमेरिकी संसद में, अमेरिकी कांग्रेस में डेटा उपलब्ध करवाया गया है कि कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, ये कोई थोड़ा बहुत नुकसान नहीं है, बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और अभी भी अमेरिका अपने नुकसान के लिए आगे अगर बढ़ा तो ईरान बहुत कुछ तैयार करके बैठा हुआ है। ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस युद्ध को जीतने में अपनी जी जान लगा देगा। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वॉलंटियर बनेंगे ऐसे करके दस्तखत कर दिए हैं रजिस्टर्स पर कि अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के खिलाफ, देश के साथ, सेना के साथ हम भी खड़े होंगे और अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामनी की हत्या कर दी। इसके बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान की सेना, सरकार, IRGC सब मिलकर के अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की कोशिशों में लगे हुए हैं। खबर यह है कि ईरान ने इसके लिए एक खौफनाक प्लान भी तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। जान का बदला जान और आंख की बदली आंख, कुछ इसी तर्ज पर अब ईरान काम कर रहा है। अयातुल्ला अली खामनी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान परेशान है। वो किसी भी कीमत पर ट्रंप और नेतन्याहू से बदला लेना चाहता है। ईरान अमेरिका के बीच फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है। एक तरफ ट्रंप ने ईरान पर हमले को फिलहाल टाल दिया है, दूसरी ओर ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या पर इनाम घोषित करने की प्लानिंग चल रही है। ये सीजफायर की कोशिशों को बड़ा झटका दे सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच शांति वार्ता अटकी है। इस बीच ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सिर पर इनाम रखने का प्रस्ताव किया है। ईरान की संसद जल्द ही से जुड़े एक बिल पर वोटिंग कर सकती है, जिसमें ट्रंप या नेतन्याहू को मारने वाले किसी भी शख्स या संगठन को 5 करोड़ यूरो यानी तकरीबन 43.5 करोड़ रुपए का इनाम देने का प्रावधान हो सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने बताया कि बिल का नाम इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा ताकतों द्वारा जवाबी कार्रवाई रखा गया है। संसद सदस्य महमूद नबावियन के मुताबिक ये बिल उन लोगों को इनाम देगा जो ट्रंप और नेतन्याहू को नर्क भेजेंगे। ईरान की ओर से कदम 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद उठाया जा रहा है। उन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी समेत कई बड़े राजनीतिक और सैन्य नेता मारे गए थे।
ईरान का आरोप है कि ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर इन हमलों के जिम्मेदार है। ईरान अब पहले की तरह सिर्फ फतवा या प्रचार अभियान नहीं चला रहा, बल्कि संसद के जरिए औपचारिक कानून बनाकर इनाम रखना चाहता है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश जारी है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के नए प्रस्ताव का जवाब दे दिया है। अमेरिका की शर्तें काफी सख्त बताई जा रही हैं, जिनमें ईरान को युद्ध के लिए मुआवजा देने से इनकार किया गया है, जबकि समझौते के बाद ही विदेशों में सीज की गई संपत्ति वापस दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के हिट लिस्ट में सिर्फ ट्रंप अकेले नहीं है। ईरान के इस हिट लिस्ट में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर भी शामिल हैं। जो भी इन तीनों को निशाना बनाएगा उसे ये मोटी रकम दी जाएगी। अब आपको बताते हैं ईरान का आखिरकार ये खतरनाक प्लान का खुलासा कैसे हुआ है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की सुपारी देते हैं। उन्होंने एक बड़ा इनाम रख दिया है। ट्रंप की हत्या करने वालों को $54 मिलियन का इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल भी तैयार कर लिया है। ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए सरकारी कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई का नाम भी दे दिया है इसे कि ये जवाबी कार्रवाई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में खौफनाक प्लानिंग का दरअसल पर्दाफाश हो गया है। अभी तक CIA और मोसाद ये करती थी कि वो उन नेताओं की लिस्ट तैयार करती थी जिन्हें मौत के घाट उतारना है। मोसाद और CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी और मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी। लेकिन ईरान ने बहुत पहले एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी कि किन किन नेताओं को मौत के घाट उतारना है और उसी के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से खुद दावा किया था कि उनकी जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी हालांकि कई बार जानलेवा हमला हो चुके हैं और ट्रंप हर बार मौत के मुंह से बाल बच करके निकल आ गए। लेकिन इस बार की प्लानिंग पिछली तमाम कोशिशों से अलग और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस बार हमलावर कोई सिरफिरा अकेला शूटर नहीं बल्कि ईरान की सरकारी एजेंसियां और उनके स्लीपर सेल्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस कदर खून का प्यासा आखिरकार ईरान क्यों बना हुआ है वो जरा जान लीजिए। तो उसकी पहली वजह यह कि आयतुल्लाह अली खामनेई और लारिजानी की हत्या का बदला ईरान लेना चाहता है। दूसरी वजह यह कि ईरान पर हमले का गुनहगार ट्रंप को ईरान मानता है, इसलिए वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी हत्या हो। तीसरी वजह यह कि परमाणु प्लान पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करने की जो कोशिशें हैं उसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बना रहे हैं। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला भी वो चाहते हैं। ये चौथी वजह है और इसके लिए बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को भी सीधे तौर पर निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही है। इवांका ट्रंप। वजह 5 यह है कि ईरान पर लगातार अमेरिकी पाबंदियों का बोझ बढ़ते जा रहा है और ईरान इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। करीब 500 करोड़ रुपए के डेथ वारंट के बाद पेंटागन और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। अब ट्रंप के काफिले में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा चुके हैं, मिलिट्री ग्रेड की सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन ईरान की यह खतरनाक प्लानिंग ट्रंप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इसके लिए साइबर अटैक, अंडरकवर एजेंट्स और भाड़े के हथियारों का सहारा ले सकता है। सवाल ये कि ट्रंप के ना रहने से ईरान को आखिरकार हासिल क्या होगा? तो जवाब यह है कि आर्थिक प्रतिबंध से ईरान को पूरी तरीके से आजादी मिल जाएगी। वैश्विक बाजार में ईरान अपना तेल बेच पाएगा, जो अभी वो नहीं कर पा रहा है। चरमराई अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मजबूती उसे मिलेगी। ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल हो सकता है। इराक, सीरिया जैसे देशों में अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को फिर से वो एक्टिव करने का मौका भी जरूर से देखेगा। ट्रंप के बिना सीधा सैन्य टकराव टालने की संभावना इस दौरान अधिक हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे तो ये तमाम चीजें भी हट जाएगी। तो ये अगर ईरान अपनी इस नापाक साजिश में 1% भी कामयाब हो जाता है
तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होगी बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। अमेरिका साफ कर चुका है कि ट्रंप पर कोई भी हमला हुआ और उसमें ईरान का वजूद अगर मिला तो ईरान का वजूद तक मिटा दिया जाएगा। कब कब ट्रंप पर हमलों की कोशिशें हुई हैं, जरा वो मैं आपको याद दिलाती हूँ। बटलर, पेंसिल्वेनिया, 13 जुलाई 2024 चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने ट्रंप पर फायरिंग की थी और गोली उनके कान को छू करके निकल गई थी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छू करके इस दौरान निकल गई थी। उसके बाद वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, 15 सितंबर 2024 ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तब एक संदिग्ध पकड़ा गया था। फ्लोरिडा उनका आवास भी है। 58 साल के रयान वेस्ले के पास AK-47 जैसी राइफल इस दौरान बरामद की गई थी। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले ही लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। ये 15 सितंबर 2024 है। अब आता है ईरान से जुड़ी साजिश का हिस्सा। जुलाई 2024 अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को पकड़ा। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रची थी, ये उसने कबूला। IRGC के एक एजेंट फरहाद को ट्रंप की हत्या का प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया, ये भी बताया गया। ट्रंप प्रशासन ने समय रहते इस पूरी योजना को विफल कर दिया था। अब मारे लागो में घुसपैठ हुई थी फरवरी 2026 में फ्लोरिडा में ही। फ्लोरिडा में ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट के गेट पर एक हथियारबंद युवक ने घुसने का प्रयास किया था। सुरक्षा बलों की चेतावनी के बाद भी जब उसने हथियार नहीं डाला तो उसे मार गिराया गया था। सुरक्षा बलों ने हथियारबंद युवक को इस दौरान मार दिया। तो इतने बार और पिछले दिनों हिल्टन होटल में गोलीबारी की घटना हुई थी। जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप को वहां से बचा करके निकालना पड़ा था। अब खबर यह है कि यूएस की हॉर्मुज पर नाकेबंदी से जुड़ी हुई पश्चिमी मीडिया ये बता रहा है कि यूएस ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर्स को रोका है। हिंद महासागर में यूएस सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। टैंकर स्काई वेव पर लदा था लाखों बैरल तेल और खार्गदीप से जहाज पर लोड किया गया था ये तेल। मीडिया रिपोर्ट्स, पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी है कि यूएस ने ईरान से जुड़े हुए तेल टैंकर्स को एक बार फिर से रोक दिया है। ये तेल टैंकर हिंद महासागर में यूएस सेना की कार्रवाई का शिकार हुए हैं, जहां से टैंकर स्काई वेव पर लाखों बैरल तेल लदा हुआ था, लेकिन उसे वापस जाना पड़ा है। खार्गदीप से जहाज पर यह तेल लोड किया गया था। और मैंने पहले भी बताया आपको कि 79 जहाज, कमर्शियल जहाज जो कि फ्यूल लेकर के, गैस लेकर के हॉर्मुज को पार करने की तैयारी में थे, उन्हें जबरन रास्ता बदलने के लिए अमेरिका की तरफ से मजबूर किया गया है। इसमें एक और नाम सामने आ गया है, स्काई वेवर का, कि उसे भी वापस लौटा दिया गया है। स्काई वेव को यह खार्गदीप से जहाज पर तेल लेकर के रवाना हुआ था, लेकिन इसे वापसी करनी पड़ी है। इसीलिए पूरी दुनिया भर में तेल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को खतरा उत्पन्न कर रही है। वहीं हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर के सेंटकॉम का बयान है कि अब तक 89 कमर्शियल जहाजों पर एक्शन लिया गया है। जहाजों को दूसरी ओर मोड़ दिया गया। ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों पर एक्शन लिया गया है। अब 10,000 मरीन कमांडोज उतारे गए हैं अमेरिका की तरफ से समुंदर में। तो ये इसीलिए उतारे गए हैं ताकि इस तरीके की तमाम कार्रवाइयां हो सके। हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके अमेरिका बैठा हुआ चौधरी बनके और वहां से एक के बाद एक जहाज लौटाते हुए संख्या उसने 79 कर ली। दूसरी तरफ मोड़ दिया, जाने पर मजबूर कर दिया, वरना अमेरिकी कार्रवाई का वो कभी भी निशाना बन सकते थे। ईरान की ओर से आने वाले और जाने वाले जहाजों पर एक्शन लिया गया है, सेंटकॉम ने यह कहा है। दूसरी तरफ एक और जहाज को वापस कर दिया गया है, जिस पर से खार्गदीप से तेल लोड किया गया था, लाखों बैरल तेल, लेकिन उसे भी वापस अमेरिका ने लौटा दिया है। अमेरिका की ये चौधराहट अब पूरे तरीके से मिडिल ईस्ट के बिजनेस को भी बर्बाद कर रही है और इसके साथ साथ तमाम अन्य देशों को भी पीड़ा पहुंचा रही है। हर देश के पास जो स्टॉक था वो खत्म होने की कगार तक पहुंच गया है। लोग विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन वो विकल्प महंगे और ज्यादा टाइम टेकिंग हो रही है। इसकी वजह से जगह जगह पर यह विवाद उत्पन्न हो रहा है कि तेल नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है,
इसके अलावा खाद भी, जो कि मिडिल ईस्ट से ही सप्लाई होता है हॉर्मुज के माध्यम से, उस पर भी संकट गहराया हुआ है। लेकिन अमेरिका अभी भी वहां पर रुकने या हटने के लिए तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज ही है। ईरान और अमेरिका की कार्रवाई से हॉर्मुज का शिपिंग ट्रैफिक पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। नतीजा ये रहा कि दुनिया भर में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच गया है। अमेरिका ने भी ईरान पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज पर पहरा बैठाया। माना यह जा रहा है कि इससे ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। हॉर्मुज एक ऐसा रूट जिससे होकर दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस गुजरती है। ईरान के एक्शन से हॉर्मुज में जहाज क्या रुके, दुनिया ठहर गई। लॉकडाउन जैसे हालात हो गए, पेट्रोल पंपों पर ताले लटक गए, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहरेदारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जाने वाले और आने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि इस नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हालात और गंभीर हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ समुद्र की नाकेबंदी को और सख्त कर दिया है। दावा किया जा रहा है अमेरिकी सेना ने 89 कमर्शियल जहाजों का रूट जबरन बदल दिया। पूरी दुनिया जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए और हालात सामान्य होने की उम्मीद लगाए बैठी थी। हालांकि इसके उलट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात और गंभीर हो गए। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपनी समंदर की नाकेबंदी को और सख्त कर दिया और इसके साथ ही उसने 89 कमर्शियल जहाजों का रूट जबरन बदल दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पोस्ट में दावा किया कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले व्यापारिक यातायात को पूरी तरह से रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। अमेरिकी नाकेबंदी को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों से होने वाले व्यापारिक आवागमन को रोका जा रहा है। अब तक 89 वाणिज्यिक जहाजों को दूसरे रास्तों पर भेजा गया। अमेरिकी सेना के अनुसार अब तक 4 जहाजों को निष्क्रिय भी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की तेल स्टोर करने की क्षमता सीमित है और जल्द ही उसकी पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंक भारी दबाव की वजह से फट जाएंगे और अगर ईरान ने तेल निकालना बंद कर दिया तो उसे दोबारा चालू करने में भारी लागत और काफी समय लगेगा। हालांकि ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को नकारा। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि उसकी पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंकर सुरक्षित हैं। लेकिन ईरान के खार्ग द्वीप के पास समंदर में जो तेल का रिसाव हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। समंदर में तेल फैलने की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों में हुई। ईरान ने समंदर में फैले तेल को वहां से गुजर रहे शिप से निकला तेल करार दे दिया। हालांकि एक बात तो तय है कि ईरान अब उतनी आसानी से तेल का कारोबार नहीं कर पा रहा जितना वो युद्ध के पहले करता था। जाहिर है कि थोड़ा ही सही उसके कारोबार को नुकसान तो हुआ ही है। वहीं ईरान पर यूएस के हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी है कि सीनेट ने वॉर पावर रेजोल्यूशन बिल पास कर दिया है। 7 बार फेल होने के बाद यह रेजोल्यूशन पास किया गया है और इसके माध्यम से ट्रंप पर जंग खत्म करने के दबाव का प्रयास बन रहा है। 60 दिन से ज्यादा किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, इसका मेन मुद्दा यह है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां रुकने वाले हैं? उन्हें ऐसे पावर रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये सीनेट में पास हो चुका है, 7 बार ये अब तक फेल हुआ है और इसके माध्यम से जंग खत्म करने का दबाव बनाने का प्रयास दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर किया जाएगा। वहीं समंदर में इजरायली सेना की नाकेबंदी देखने को मिल रही है। गाजा जा रही बोट को इंटरसेप्ट किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स कमांडो के अंतर्राष्ट्रीय समंदर में यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो समंदर में इजरायली सेना भी नाकेबंदी करके बैठी हुई है। खासतौर पर रेड सागर में, लाल सागर के करीब ये नाकेबंदी है और इस दौरान गाजा जा रही जो बोट थी उसे इंटरसेप्ट इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है और कमांडो की अंतर्राष्ट्रीय समंदर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। एक तरफ
अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा हुआ है, तो लाल सागर में इजराइल भी यही करके बैठा हुआ है। रेजोल्यूशन बिल पास करवा लिया गया है 7 बार फेल होने के बाद। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करे। दूसरी तरफ इजराइल को लेकर के जानकारी यह है कि उसने हमास के लिए सीधे गाजा के लिए कहना चाहिए कि गाजा में जा रही बोट को उसने इंटरसेप्ट कर दिया है। गाजा में जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोट्स भेजी जा रही थी, उन पर जो सामान था वो गाजा में रह रहे लोगों के लिए था, जो कि हमास के ऊपर हो रही कार्रवाई की वजह से परेशान है, जिन तक आवश्यक चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही, उन जहाजों को भी इजराइल रोक रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब एक और मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है और वो है ग्रेटर इजराइल का। दावा किया जा रहा है कि इजराइल लगातार अपनी ग्रेटर इजराइल की मंशा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश। इजराइल चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा है। इजरायली सेना ने अब तक कई बार जंग लड़ी। उसने कई बार दूसरे देशों की थोड़ी थोड़ी जमीनों पर कब्जा किया। मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, जिसे वो कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न होने नहीं देना चाहता। इस बार खाड़ी में जंग का मुख्य मुद्दा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। परमाणु प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट बंद करवाना रहा, लेकिन अब इजराइल की एक और मंशा सामने आने लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इजराइल अब कई इलाकों में स्थायी सिक्योरिटी जोन बना रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल को लेकर बहस तेज हो गई है। अरब देशों को डर है कि ये कब्जा लंबे समय तक जारी रह सकता है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि कई लोगों को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद इजराइल ने अपनी सैन्य नीति पूरी तरह बदल दी। पीएम नेतन्याहू की सरकार ने पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले करीब 3 साल में इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। ये इलाका इजराइल की 1949 की सीमाओं का लगभग 5% माना जा रहा है। इसी वजह से अब मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल को लेकर चर्चा बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार कब्जा की गई जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी लेबनान में है। इजरायली सेना वहां कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। इजराइल इस इलाके को सिक्योरिटी जोन कह रहा है। उसका कहना है कि इससे हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा के पास से हमला करने से रोका जा सकेगा। नेतन्याहू ने पिछले महीने कहा कि दुश्मन इजराइल को आग के घेरे में घेरना चाहता था, लेकिन अब इजराइल ने अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लिया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि सेना लितानी नदी तक के इलाके पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। गाजा में इजरायली सेना अब आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। वहां इजराइल ने एक अतिरिक्त बफर जोन भी बना लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार इस वजह से करीब 20 लाख लोग अब गाजा के सिर्फ 40% हिस्से में रहने के लिए मजबूर हैं। सीमा के पास कई इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के कमजोर होने के बाद इजराइल ने वहां भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने माउंट हरमोन से लेकर दक्षिणी सीरिया तक करीब 233 वर्ग किलोमीटर इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इजरायली फोर्सेज ने सीरिया में 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाके पर छापेमारी की। इजराइल और सीरिया के बीच सुरक्षा समझौते की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में इजराइल के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, हालांकि दोनों में से किसी भी देश ने लोकेशन का खुलासा नहीं किया। इजराइल के कट्टरपंथी नेता लंबे समय से सीमाएं बढ़ाने की मांग तेज करते रहे हैं।
वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने लेबनान की लितानी नदी तक को इजराइल की नई सीमा बनाने की बात कही, जबकि कुछ सांसदों ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा करने और वहां की आबादी को हटाने की मांग भी की। इधर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार कहते आए हैं कि इजराइल लेबनान में क्षेत्रीय विस्तार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता। उधर अरब देशों को डर है कि इजराइल का ये कब्जा अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बन सकता है। कई अधिकारियों का कहना है कि पहले जो बातें इजराइल में बेहद कट्टर मानी जाती थी, अब वही धीरे धीरे सरकारी नीति का हिस्सा बनती दिख रही है। साफ है कि अब इजराइल की सेना बॉर्डर पार करने का ही नहीं बल्कि बॉर्डर बदल देने की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसा जारी रहा तो यकीनन दुनिया पर ग्रेटर इजराइल नाम का नया देश उभर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।